हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनामों के बारे में। ये उपनाम उन्हें कैसे प्राप्त हुए, इसकी बैक स्टोरी भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को ये स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहने का रीजन क्या है? तो सबसे पहली बार सन 1918 में इन्होंने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया था। इस प्रकार की वो लिपि हुआ करती थी। उस लिपि में भी इन्होंने अपना एक व्याख्यान किया था कि इस प्रकार का इसकी उत्तरी सीमा यहाँ होगी, पूर्वी सीमा ये है, दक्षिणी सीमा ये है, पश्चिमी सीमा ये है करके एक मोटा मोटा नक्शा इन्होंने तैयार किया था। इसलिए इनको, सुंदरलाल शर्मा जी को, छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार या फिर प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। एक बार की बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा के रूप में खूबचंद बघेल जी को भी आंसर लिया जा चुका है। खूबचंद बघेल जी को भी आपके छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के रूप में आंसर लिया जा चुका है, लेकिन आंसर हमेशा आप पहला मान के चलिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तब आपको लेके चलना है खूबचंद बघेल को। क्लियर है? अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है। गांधी जी को आप पता होगा, वो अपने असहयोग आंदोलन के लिए, अपने छुआछूत कार्यक्रम के लिए अलग अलग उन्होंने क्या किए हैं, सत्याग्रह किए हैं, आश्रम स्थापित किए हैं, बहुत सारी चीजें किए हैं। इंडियन हिस्ट्री में आप देखते हैं तो गांधी जी का एक विशेष योगदान है। स्पेशली हिस्ट्री में गांधी युग पढ़ा जाता है, गांधी एरा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। अब सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी कहने के दो तीन रीजन है। गांधी जी जो है वो अछूतोद्धार के मामले में सुंदरलाल शर्मा जी को अपना गुरु मानते थे, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो सुंदरलाल शर्मा जी ने 1906 में सन्मित्र मंडल की स्थापना की, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद इनको बीच में एक बार जेल हो जाता है, तो 1922 में जेल पत्रिका, जो श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका है, उसको जेल से इन्होंने प्रतिपादन किया, उसको निकाला। कौन सा? जेल पत्रिका, जिसका नाम क्या था? श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका। और उसके बाद ये गांधी का टैग जो मिलता है वो 1924 के बाद मिलता है, जब इन्होंने रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की। आपको पता होगा, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी, साबरमती आश्रम जिसको कहा जाता है। सेम चीज 1924 में रायपुर में इन्होंने सतनामी आश्रम की स्थापना की थी, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। क्लियर है? अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के अस्पृश्यता आंदोलन के जनक किनको माना जाता है। तो वही आपके सुंदरलाल शर्मा जी जो हैं, इनको अस्पृश्यता आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब ये क्यों हुआ? तो याद रखिएगा, 1925 में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था छत्तीसगढ़ में। कब? 1925 में। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत या टचेबिलिटी जो होती है, उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया था, इसलिए इनको अस्पृश्यता आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? तो सुंदरलाल शर्मा को क्या क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्नदृष्टा, छत्तीसगढ़ का गांधी और छत्तीसगढ़ के अस्पृश्यता आंदोलन के जनक। इसके अलावा गांधी के अस्पृश्यता संबंधी गुरु भी माने जाते हैं। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक या जर्नलिज्म की शुरुआत किसने की थी। तो याद रखिएगा, माधवराव सप्रे जी जो हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। आप सबको पता होगा, सन 1900 में प्रथम समाचार पत्र, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम मंथली समाचार पत्र है, छत्तीसगढ़ मित्र, उसका प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। इनके एक साथी हैं, उनका नाम क्या है? पंडित रामराव चिंचोलकर। यहां आप देखेंगे। साथ ही इनके जो प्रोप्राइटर थे वो कौन थे? वामन बलीराम लाखे, जो जिसको हम लोग जानते हैं वामन राव लाखे के नाम से, वही है वामन बलीराम लाखे। ठीक है, वामन राव लाखे कहा दिया जाता है। पूरा नाम क्या है? वामन राव बलीराम लाखे। वो इनके क्या थे? प्रोप्राइटर थे। और साथ ही दो संपादक थे, पंडित रामराव चिंचोलकर और पंडित माधवराव सप्रे। इन्होंने जो मासिक पत्रिका है, मंथली मैगजीन है, कौन सा? छत्तीसगढ़ मित्र, ये छत्तीसगढ़ का पहला पत्रिका है, तो उसका प्रतिपादन किया, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के जनक किनको कहा जाता है। तो मजदूर आंदोलन के जनक कहा जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने क्या किया था? तो इनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। मजदूर आंदोलन में तीन आपको नाम सुनने को मिलते हैं: बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन या सीपी मिल। बीएनसी अर्थात बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1920 में, ये प्रथम था। ठीक है, प्रथम बंगाल नागपुर कॉटन मिल आंदोलन ये जो है कब हुआ था? अप्रैल 1920 में। उसके बाद द्वितीय चरण में 1924 में फिर से ये आंदोलन होता है, जो द्वितीय बंगाल नागपुर कॉटन मिल
मजदूर आंदोलन है, और तीसरी बार फरवरी 1937 में होता है बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, जो तीसरा है। 3 बार इन्होंने मिल मजदूर आंदोलन कराया, इसलिए ये मजदूर आंदोलन के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा सर्वोदय आंदोलन, भूदान आंदोलन, लगान मत दो, पट्टा मत लो आंदोलन और छत्तीसगढ़ का प्रथम छात्र हड़ताल भी इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसलिए छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। इनके द्वारा ही सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना भी की गई थी, जिसको हम लोग इतिहास वाले पोर्शन में और डिटेल में जानेंगे। लेकिन मेन मजदूर आंदोलन के जनक कहने का रीजन क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को ही कहा जाता है। अब ये सहकारिता आप जानते होंगे, जो अलग अलग संघ होते हैं सहकारी संघ, उनका निर्माण करना, जब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे आप अपेक्स बैंक जो बोलते हैं सहकारी बैंक है वो, उस प्रकार से सहकारी संघ का निर्माण किए। कब किए, तो 1945 में इनके द्वारा बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। कब किया गया, 1945 में। कौन सा संघ, बुनकर सहकारी संघ। इसलिए सहकारिता के जनक के रूप में भी सबसे पहली बार ये संघ बनाए थे, सहकारी संघ, इसलिए इनको सहकारिता का जनक कहा जाता है। किनको कहा जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। याद रखिएगा सहकारिता के जनक अलग हैं और सहकारिता पुरुष अलग हैं। जब भी सहकारिता के जनक की बात होगी तो आपको क्या लगाना है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह लगाना है। क्लियर है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का बैरिस्टर साहब किसे कहा जाता है। अर्थात ये बैरिस्टर साहब कहने का रीजन, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आपको बैरिस्टर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहली बार बैरिस्टर की उपाधि छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति प्राप्त किया है, उसको बैरिस्टर साहब की उपाधि दिया जाएगा। और ये कौन थे, तो याद रखिएगा बिलासपुर के आपके बैरिस्टर छेदीलाल, जिनका घर जो है अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो गांधी चौक में लगा हुआ है, बैरिस्टर छेदीलाल जी का घर। ये बैरिस्टर की उपाधि कब प्राप्त करेंगे, तो याद रखिएगा ठाकुर छेदीलाल जी का जो जन्म है वो 1887 को बिलासपुर जिले के अकलतरा नामक गांव में हुआ था। श्री ठाकुर बिलासपुर के प्रथम बैरिस्टर थे, ये ध्यान रखिएगा। छेदीलाल ने हॉलैंड का स्वाधीनता का इतिहास नामक पुस्तक लिखकर खूब यश कमाया था। अब इन्होंने सर्वप्रथम बैरिस्टर की उपाधि कब धारण की, ये तो नहीं बताया, तो याद रखिएगा 1913 में सबसे पहली बार सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में बैरिस्टर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। कब की थी, 1913, ठीक है। और ये इमेज तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, ये रेयर इमेज है ठाकुर छेदीलाल, उन्हीं का फोटो है। ये यंग थे और ये थोड़े एज होने के बाद का है, ठीक है। अब जानते हैं बस्तर का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है। बस्तर का प्रथम शहीद परलकोट विद्रोह के जो नेता थे या नेतृत्वकर्ता थे, जिनका नाम था क्या, वीर गेंद सिंह। गेंद सिंह के नाम से जानते हैं। गेंद सिंह जी को 1825 के परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, जिन्हें 20 जनवरी 1825 को क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बस्तर का प्रथम शहीद। ध्यान दीजिएगा 1825 में इनको फांसी दे दिया गया है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद नहीं आए हैं, अभी आए हैं बस्तर के प्रथम शहीद, ठीक है। परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेंद सिंह थे, जिनको क्या कर दिया गया, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में जानकर 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दिया गया। इसलिए इन्हें बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है, वीर गेंद सिंह जी को। क्लियर है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे कहेंगे। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद आप सबको पता होगा, सोना खान जमींदारी के जमींदार वीर नारायण सिंह बिझवार, जो बिझवार जनजाति से थे, ठीक है। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक में इन्हें फांसी दिया जाना तय हुआ था, किंतु बाद में इन्हें तोप के सामने बांधकर अंग्रेजों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, और जो कि आपके एक टिकट जो रहती है उसमें ये उल्लेखित हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से उनको तोप में बांध दिया गया था और उसके बाद तोप फायर किया गया और इनका शरीर जो है वो छलनी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ का अगर प्रथम शहीद पूछा जाए तो कौन है, वीर नारायण सिंह बिझवार। बिझवार उनका सरनेम है, आप मान सकते हैं, बिझवार जनजाति से थे। क्लियर है। कहाँ के थे, तो सोना खान जमींदारी के। क्लियर है। इनके नाम से ही आपको पता होगा राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाता है, वीर नारायण सिंह राज्य अलंकरण पुरस्कार। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है, वीर नारायण सिंह। कब इनको फांसी देना तय हुआ था, 10 दिसंबर 1857 को। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ से 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन है। प्रथम शहीद तो हमको पता चल गया, 1857 की क्रांति में 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को फांसी दे दिया गया, बाद में तोप से उड़ा दिया गया, ठीक है। तो अंतिम शहीद कौन है, तो अंतिम शहीद याद रखिएगा सुरेंद्र साय को 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद माना जाता है छत्तीसगढ़ क्षेत्र से। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो 23 मई 1884 को हुई है।
अब देखेंगे 1857 की क्रांति, लेकिन मृत्यु हो रही है 1884, इस कारण इनको 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद माना जाता है। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूं, आपको पता चले। 1827 में संबलपुर के चौहान राजा महाराज शाह की मृत्यु हो गई। राजा को कोई उत्तराधिकारी या संतान नहीं था। चौहान राजवंश परंपरा के अनुसार संबलपुर रियासत का सही उत्तराधिकारी होने के बावजूद अंग्रेजों के द्वारा सुरेंद्र शाह के स्थान पर राजा की विधवा रानी मोहन कुमारी को सिंहासन पर बिठा दिया गया। बाद में असंतोष होने पर नारायण सिंह बरपाली के चौहान जमींदार परिवार के राजकुमार को राजा बना दिया गया। इसके फलस्वरूप सुरेंद्र शाह ने उनके 6 भाइयों ने विद्रोह कर दिया। सुरेंद्र शाह और उनके 6 भाइयों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। सुरेंद्र शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। इसकी गतिविधि संबलपुर से बिलासपुर तक, कालाहांडी तक फैली हुई थी। 13 जनवरी 1862 में सुरेंद्र शाह के उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये डेट याद रखिएगा, 13 जनवरी 1862। ठीक है। इन्हें रायपुर जेल से नागपुर जेल और फिर असीरगढ़ किले में भेज दिया गया। 23 मई 1884 को असीरगढ़ में सुरेंद्र शाह की स्वाभाविक मौत हो गई। अंतिम समय में वे अंधे हो गए थे। वीर सुरेंद्र शाह को 1857 ईस्वी के विद्रोह का अंतिम शहीद कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। मंगल पांडे आपको पता होगा, भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 10 मई 1857 में बैरकपुर सैनिक छावनी वाला। तो सेम सैनिक छावनी वाला काम कौन करेंगे? तो वो करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में ठाकुर हनुमान सिंह बैस। ये राजस्थान के बैसवाड़ा के बैस ठाकुर थे। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान आपको पता होगा वीर नारायण सिंह को जयस्तंभ चौक में फांसी दिया जाना था, बाद में तोप से उड़ा दिया गया। तो उससे ये बहुत ज्यादा आहत हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए। तो 1857 की क्रांति के दौरान हनुमान सिंह ने क्या किया? 18 जनवरी 1858 को सार्जेंट सिडवेल के वो तलवार से उनकी हत्या कर दी और उसके बाद वो फरार हो गए और उसके बाद कभी पकड़ में भी नहीं आए। याद रखिएगा, ये राजस्थान के थे, राजस्थान के बैसवाड़ा के थे। कौन? ठाकुर हनुमान सिंह बैस। क्लियर है? तो किसको मारा? तो सार्जेंट सिडवेल को मारा। किससे मारा? तलवार से उनकी हत्या कर दी और फरार हो गए। वो अलग बात है, ये कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन इनके जो साथी थे 17 साथी, उनको बाद में फांसी दे दिया गया। क्लियर है? लेकिन ये कभी नहीं पकड़े गए और ये पकड़े नहीं गए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। सेम वो घटना ये दोहराए थे छत्तीसगढ़ में। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे याद रखिएगा, भूमकाल विद्रोह के जो नेता थे अमर शहीद वीर गुंडाधुर को, वीर गुंडाधुर धुरवा, उनका पूरा नाम क्या है? वीर गुंडाधुर धुरवा। ठीक है। वीर उपाधि आप दे सकते हैं और गुंडाधुर धुरवा उनका पूरा नाम था। ठीक है। 2 फरवरी 1910 को भूमकाल विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया तथा अंत तक अंग्रेजों के पकड़ में ये नहीं आए और इन्हीं को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है। तात्या टोपे केस में भी आपको पता होगा, वहां पे वो क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं 1857 की क्रांति में। ठीक है। और वो भी पकड़े नहीं जाते। सेम चीज आपके छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किनको कहा जाता है? वीर गुंडाधुर धुरवा को कहा जाता है। क्लियर है? अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बाल गंगाधर तिलक किसे कहा जाता है। ये डेटा आपको शायद नया लग रहा होगा, तो याद रखिएगा नारायण राव मेघावाले, इनको छत्तीसगढ़ का बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक माना जाता है। इनको गंगाधर तिलक मानने का रीजन क्या है? तो याद रखिएगा, आपको पता होगा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी ने सर्वप्रथम क्या किया था? गणेशोत्सव प्रारंभ किया था। सेम हमारे छत्तीसगढ़ में 1911 में धमतरी में सर्वप्रथम गणेशोत्सव प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है नारायण राव मेघावाले जी को। कब किए थे गणेशोत्सव प्रारंभ? तो 1911 में धमतरी में सर्वप्रथम गणेशोत्सव का आयोजन करवाया गया था। किनके द्वारा? नारायण राव मेघावाले जी के द्वारा। क्लियर है? अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है। आपको पता होगा भगत सिंह को किससे लिंक किया जाता है? तो असेंबली कांड, असेंबली बम कांड, बम बनाना, इस टाइप की घटनाओं से उनको जोड़ा जाता है। सेम बम बनाना, बंदूक बनाना, रिवॉल्वर बनाना, विस्फोटक सामग्री बनाना, इस टाइप का काम छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति जोड़े जाते हैं, वो है परसराम सोनी जी। आप परसराम सोनी जी का ये वाला फोटो देखेंगे तो ये सब क्या है? रायपुर षड्यंत्र केस के आरोपी थे, जिसमें आप इसको देखेंगे, ये वाला जो इमेज है ये है आपका क्या? परसराम सोनी जी। इसके अलावा दशरथ लाल चौबे, सीताराम शर्मा, देवीकांत झा, गिरीलाल होरी, हीरालाल सोनी, निखिल भूषण सूर, विपिन बिहारी सूर और सुधीर मुखर्जी, ये सभी क्या थे? जो 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस हैं उसके आरोपी थे। तो मैं फोकस करूंगा परसराम सोनी जी को। ये हैं परसराम सोनी जी। इनको छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। क्लियर है? भगत सिंह कहने का रीजन क्या है? 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस के क्या थे? मुख्य आरोपी थे। 15 जुलाई 1942 को विस्फोटक सामग्री, बम बनाने, ठीक है, रिवॉल्वर बनाने आदि के दोष में इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। ठीक है, सुनाई गई है, माफ कीजिएगा।
7 साल की सजा सुनाई गई। जब भारत आजाद हो जाता है तो मध्य प्रांत के जो प्रथम मुख्यमंत्री रहते हैं कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, वो इनकी सजा को माफ कर देते हैं। क्लियर है। लेकिन उससे पहले ये क्या हो चुके रहते हैं, गिरफ्तार हो चुके रहते हैं, 7 साल की इनको सजा सुनाई जाती है। परसराम सोनी जी को किससे जोड़ा जाता है, तो रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1942। एक होता है रायपुर डायनामाइट कांड, ठीक है, डायनामाइट कांड में बिलख नारायण अग्रवाल रहेंगे और षड्यंत्र केस में कौन रहेंगे, परसराम सोनी थे। इनको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है गोपाल मिश्र जी को। गोपाल मिश्र जी कौन थे, तो याद रखिएगा कलचुरी शासक जो राज सिंह हैं उनके दरबारी कवि थे। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। बेसिकली 5 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जो कि खूब तमाशा, जिसको आप सब जानते हैं, जिसमें कलचुरी काल में हो रही तमाशों का उल्लेख इसमें है। मैं आपको जब कलचुरी पढ़ा रहा था तो इसके बारे में डिटेल बताया था। इसके अलावा सुदामा चरित, भक्ति चिंतामणि, जैमिनी अश्वमेघ और राम प्रताप। भक्ति चिंतामणि याद रखिएगा कृष्ण प्रबंध काव्य है, जबकि राम प्रताप जो है राम प्रबंध काव्य है। इसमें ये चारों पूर्ण है, जबकि आपका राम प्रताप जो है ये अपूर्ण है, इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो गोपाल मिश्र या गोपाल मिश्रा कहीं कहीं लिखा रहता है, उनको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि। आपको पता होगा वाल्मीकि जी के द्वारा क्या लिखा गया था, वाल्मीकि रामायण लिखा गया था। इसलिए इनके द्वारा जो खूब तमाशा है और ये बाकी जो ग्रंथ हैं ये इन्होंने रचना किया था, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। क्लियर है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष। मैं आपको बताया था छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किनको कहा जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। जबकि छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष की अगर बात करें तो राम गोपाल तिवारी जी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष। आप यहां भी देख पाएंगे छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष पंडित राम गोपाल तिवारी जी। देखिए ये थे छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष। लेकिन आपके जिलेवार भी कुछ मिलते हैं, जैसे रायपुर के और दुर्ग के। तो पहले समझते हैं रायपुर के सहकारिता के जनक या सहकारिता पुरुष किनको कहा जाएगा। तो याद रखिएगा रायपुर में सहकारिता के जो जनक हैं वो हैं वामन राव बलीराम लाखे। इनको वामन राव लाखे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम है वामन राव बलीराम लाखे। क्लियर है। इनको रायपुर में सहकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल है। वामन राव लाखे भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। 1913 में लाखे जी ने अपना कार्य क्षेत्र सहकारी आंदोलन को बनाया था, जिससे वे जीवन पर्यंत जुड़े रहे। सहकारिता आंदोलन के द्वारा दुखी और शोषित किसानों की सेवा तथा सहयोग करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। सन 1915 में रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। वामन राव बलीराम लाखे जी उसके संस्थापक थे। छत्तीसगढ़ में शुरू में जो राजनीतिक चेतना फैली उसमें लाखे जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन और सहकारी संगठन में बिताया और यही सहकारी संगठन रायपुर क्षेत्र में एक्टिव थे, इसलिए इनको रायपुर में सहकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला नाम मिलता है दुर्ग में सहकारिता के जनक किनको कहा जाता है। तो याद रखिएगा दुर्ग में सहकारिता के जनक कहे जाते हैं पंडित रत्नाकर झा। रत्नाकर झा भी क्या करते हैं, दुर्ग वाले क्षेत्र में सहकारी संगठन बनाएंगे और उसमें वो क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे। इसलिए दुर्ग में सहकारिता के जनक पंडित रत्नाकर झा को कहा जाता है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के पाणिनि। आपको पता होगा पाणिनि ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उनकी जो अष्टाध्यायी है वो एक ग्रंथ थी। सेम छत्तीसगढ़ के जो पाणिनि हैं अर्थात हीरालाल काव्योपाध्याय जी हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ का व्याकरण लिखा था। छत्तीसगढ़ का व्याकरण, ठीक है। अभी जो ग्रामर देखते हैं उसके मुख्य लेखक कौन है अगर पूछा जाए तो हीरालाल काव्योपाध्याय जी हैं। अब जो हीरालाल काव्योपाध्याय हैं इनका पूरा नाम हीरालाल काव्योपाध्याय नहीं था। याद रखिएगा इनका पूरा नाम था हीरालाल चंद्रनाहू या चंदनाहू। हीरालाल काव्योपाध्याय बाद में पढ़ा। अब कैसे पढ़ा, देखिए थोड़ा सा इसका फैक्ट मैं भी बता दे रहा हूँ। जन्म और देहावसान की तिथि सुरता नहीं है ते पाई के आज 11 सितंबर के खास दिन में उनला सुमिरन करथन। महान बंगाली संगीतज्ञ और बंगाल संगीत अकादमी के संस्थापक राजा सुरेंद्र मोहन टैगोर, ये नाम याद रखिएगा, ये हैं राजा सुरेंद्र मोहन टैगोर। ओकर को तिले 11 सितंबर 1884 के, ये डेट भी ध्यान दीजिएगा, 11 सितंबर 1884 के व्याकरणाचार्य हीरालाल चंद्रनाहुला काव्योपाध्याय उपाधि और सोन के बाजूबंद, जो यहाँ आप देख पाएंगे जूम कर दूं तो ये सोन के बाजूबंद ले उन्हें सम्मानित करेंगे रहीस। क्लियर है। ये सीजी गवर्नमेंट का ही वेबसाइट से ये डेटा मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। तो याद रखिएगा हीरालाल काव्योपाध्याय का जो पूरा नाम था वो क्या था, हीरालाल चंद्रनाहू, और काव्योपाध्याय की उपाधि उनको राजा सुरेंद्र मोहन टैगोर के द्वारा दी गई थी, जो बंगाल संगीत अकादमी के संस्थापक थे। और ये उपाधि कब दी गई, 11 सितंबर 1884 को। छत्तीसगढ़ के पाणिनि किनको कहा जाता है, हीरालाल काव्योपाध्याय जी को। क्लियर है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है।
ये हैं हमारे कौन, संत कबीर, कबीरदास जी हैं। तो इन कबीर पंथ के संस्थापक छत्तीसगढ़ में कौन थे, तो वो थे चूड़ामणि साहब जी। ठीक है, चूड़ामणि साहब जी को छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ का संस्थापक माना जाता है। क्लियर है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे। सतनाम पंथ के संस्थापक सबको पता होगा, बाबा गुरु घासीदास जी हैं। ठीक है, गुरु घासीदास जी ने जो है एक नारा बोल सकते हैं, वो था मनखे मनखे एक समान। यहां मैं जूम कर दे रहा हूं, मानव मानव एक समान, या फिर छत्तीसगढ़ी में उन्होंने कहा था मनखे मनखे एक समान, मतलब सभी मनुष्य क्या है, एक बराबर हैं, एक समान है। ये गुरु घासीदास जी का था। और ये जो पंथ है वो उस पंथ का नाम क्या है, सतनाम, सत्यनाम या सतनाम पंथ। क्लियर है। इसमें बाकी जो चीजें हैं मैं एक एक डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, डेडिकेटेड हम लोग बाबा गुरु घासीदास जी के ऊपर वीडियो बनाएंगे कभी इन फ्यूचर। क्लियर है। तो सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है, बाबा गुरु घासीदास जी। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र किनको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र कहा जाता है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र। ठीक है, इनके द्वारा दो एग्जाम में पूछ लिए जाने वाले फैक्ट हैं। दो अलग अलग संगठन बनाए गए थे। सबसे पहले 1956 में बनाया गया था छत्तीसगढ़ महासभा, और 1967 में बनाया गया छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ब्रदरहुड एसोसिएशन कहा जाता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ और छत्तीसगढ़ महासभा, ये सन एज इट इज पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। और इनके नाम से ही कृषक रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में आपको पता होगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार, राज्य अलंकरण पुरस्कार में। ठीक है, तो ये कौन है, माटी पुत्र हैं, याद रखिएगा। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के समर्थक आलोचक। छत्तीसगढ़ के समर्थक आलोचक के रूप में जाना जाता है रामदयाल तिवारी जी को। रामदयाल तिवारी कौन है, तो छत्तीसगढ़ के समर्थक आलोचक माने जाते हैं। अब जानते हैं मध्य प्रांत के विधान पुरुष। मध्य प्रांत के विधान पुरुष आपको पता होगा, घनश्याम सिंह गुप्त जी को मध्य प्रांत के विधान पुरुष के रूप में जाना जाता है। अब इनको मध्य प्रांत का विधान पुरुष क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा के ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष पद का शपथ लिए थे, इसलिए इनको मध्य प्रांत के विधान पुरुष के रूप में जाना जाता है। कौन, घनश्याम सिंह गुप्त जी। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के संगीत सम्राट किनको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है राजा चक्रधर सिंह पोर्ते जी का। आपको पता होगा राजा चक्रधर सिंह पोर्ते जी रायगढ़ के थे, रायगढ़ राजा थे। ठीक है, और इनका कई बार आप इनका नाम नहीं जानते, सरनेम, तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम है चक्रधर सिंह पोर्ते। रायगढ़ राजघराने से थे ये। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, तालतोय निधि, अलग अलग जो 32 केजी वजनी है। आप इनके बारे में डिटेल भी आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा इनकी जो पुस्तकें हैं, और ये अपना अच्छा तबला वादक थे। साथ ही एक अलग ही कथक का घराना, रायगढ़ घराना इन्होंने विकसित किया है, जो नेशनल लेवल में रायगढ़ घराना जाना जाता है कथक के क्षेत्र में, वो देन है राजा चक्रधर सिंह पोर्ते जी का। इसलिए इनको छत्तीसगढ़ के संगीत सम्राट कहा जाता है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बाजा मास्टर किनको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बाजा मास्टर कहा जाता है पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे जी को। ये जो आप देख पा रहे होंगे सर्कल के अंदर, ये हैं आपके कौन, पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे जी। बहुत रेयर इमेज मिलती हैं, जैसे महान विभूतियां हैं, लेकिन उस समय में इन विभूतियों की कोई पिक्चर नहीं ले पाते थे। ठीक है, उस समय अभी के टाइप का मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो रेयर फोटो ही मिलते हैं, जिसमें आपको जो फोटो दिखा रहा हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ गोपाल मिश्र जी जो हैं वो एआई जनरेटेड इमेज हैं। बाकी जितनी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूं वो सारे पिक्चर रियल हैं, जो व्यक्ति थे उनका ही फोटो मैं दिखा रहा हूं। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में पंडवानी के पितामह। ध्यान दीजिएगा, पंडवानी के गुरु अलग होंगे और पंडवानी के पितामह अलग होंगे। छत्तीसगढ़ में पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं झाड़ूराम देवांगन जी। झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी का पितामह कहा जाता है। इन्होंने सबल सिंह द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत से पंडवानी गायन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ के पंडवानी के पितामह। जबकि छत्तीसगढ़ में पंडवानी के गुरु जो होंगे वो कहा जाता है पूनाराम निषाद जी को। ये आंसर लिया जा चुका है, पूनाराम निषाद जी। अगर पूनाराम निषाद नहीं है ऑप्शन में और पूछा गया पंडवानी गुरु कौन है, पंडवानी पितामह नहीं, पंडवानी गुरु, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपको याद रखना है झाड़ूराम देवांगन को ही पंडवानी गुरु के रूप में भी आंसर ले लेना है। ठीक है, पूनाराम निषाद जी जो हैं इनको छत्तीसगढ़ के पंडवानी गुरु कहा जाता है। तो तीजन बाई जी जो हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं, वो भी किनके शिष्य हैं, पूनाराम निषाद जी के शिष्य हैं। और पूनाराम निषाद जी किनके शिष्य हैं, तो याद रखिएगा झाड़ूराम देवांगन जी के शिष्य हैं पूनाराम निषाद। इसलिए वो पितामह हैं, वो और एक जनरेशन ऊपर हैं और ये गुरु हैं। क्लियर है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक या नाचा के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक या नाचा के भीष्म पिता कहा जाता है दाऊ दुलार सिंह मुंद्रा जी को।
ठीक है। इनके द्वारा रवेली नाचा पार्टी का भी निर्माण किया गया था, एक संस्था थी रवेली नाचा पार्टी। ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर दो दो फिल्में बन चुकी हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी बन चुकी है। दो दो फिल्में, एक है आपकी मंदराजी, दोनों नाम मंदराजी से नाम से है, ठीक है। ये कोई खान है, मैं इनका नाम नहीं जानता, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ी एक्टर हैं। और ये एक विवेक सारवा की एक फिल्म है, दो अलग अलग फिल्में, एक में मंदराजी हिंदी में है, दूसरा मंदराजी वंस अपॉन टाइम इन छत्तीसगढ़। ये भी दोनों छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की फिल्म है। जो पोस्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मंदराजी हिंदी वाला और मंदराजी इंग्लिश वाला, दो अलग अलग बायोपिक है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर दो दो बायोपिक बन चुकी है, ठीक है। मंदराजी ये नाचा के जनक या नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक इनको कहा जाता है। लोक कला के उद्धारक कहा जाता है दाऊ रामचंद्र देशमुख जी को। दाऊ रामचंद्र देशमुख को लोक कला का उद्धारक क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इनके द्वारा एक संस्था बनाई गई थी, चंदैनी गोंदा। चंदैनी गोंदा नामक जो संस्था है वो किनके द्वारा बनाया गया था, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के द्वारा। इनका एक कोट है, वो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। मान लो यह फूल गंवाई लोक कला है और कई फोटोग्राफर इस सुंदर फूल का अलग अलग एंगलों से फोटो खींचते हैं। सभी के फोटो सुंदर ही होते हैं, किंतु कोई एक फोटोग्राफर इस फूल का फोटो कुछ इस तरह से खींचता है कि इसकी सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती है। और वो फूल कौन सा है, चंदैनी गोंदा। और फोटोग्राफर कौन से हैं, हमारे दाऊ रामचंद्र देशमुख जी। क्लियर है। जबकि लोक कला के पुजारी की अगर हम लोग बात करें, लोक कला के पुजारी, तो वो कौन है, दाऊ महासिंह चंद्राकर। दाऊ दाऊ रहता है, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासिंह चंद्राकर। तो याद रखिएगा, नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी हैं, लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख हैं, और लोक कला के पुजारी अगर बात करें तो दाऊ महासिंह चंद्राकर जी हैं। इनको लोक कला के पुजारी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ की मिनी माता, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता जी के बारे में एक छोटा सा मैं फैक्ट और आपको बताऊंगा, शायद कई लोगों को वो फैक्ट पता नहीं होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की मिनी माता कौन है, मीनाक्षी देवी जी हैं। मीनाक्षी देवी कौन है, इनके बारे में थोड़ा फैक्ट मैं आपको बता दूं, पहली महिला सांसद है मिनी माता। अब बाकी जितना डिटेल है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको जो टू दी पॉइंट है मैं वो बताना चाहूंगा। इनका ओरिजिनल नाम था मीनाक्षी देवी, पिता का नाम महंत बुढ़ारी दास, माता का नाम देवमती बाई, और जन्म हुआ था 15 मार्च 1913 को। इनके पति का नाम गुरु गोसाई अगम दास। मिनी माता के बारे में क्या है, तो ये पहली महिला सांसद हैं। जांजगीर चांपा, सारंगढ़ और महासमुंद क्षेत्र से सांसद के रूप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। अब उसके बाद जो पॉइंट है, वह गुरु घासीदास के पुत्र बाबा अगम दास की पत्नी थी। अर्थात मीनाक्षी देवी जी जो है, या मिनी माता, जो छत्तीसगढ़ की मिनी माता है, वो गुरु घासीदास की बहुरिया थी, उनकी बहू थी। ये फैक्ट बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने अपने समाज का पिछड़ापन दूर करने के लिए उन्हें पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उस दौरान उन्होंने समाज में गरीबी, अशिक्षा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे तमाम कुरीतियों थी जिसके खिलाफ उन्होंने सड़क में से लेकर सांसद तक आवाज उठाई, ठीक है। मिनी माता ने नारी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया, सिंचाई के लिए हसदेव बांध का निर्माण कराया, भिलाई स्टील प्लांट के स्थानीय लोगों को नौकरी देने के मुद्दे पर आवाज उठाई। प्रदेश की पहली महिला सांसद का गौरव होने के बाद भी वह सद्भावना और सहजता की मूर्ति थी। 1951 से 72 तक वह लगातार सांसद रही, जबकि 11 अगस्त 1972 को भोपाल से दिल्ली जाते हुए विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बारे में मैं बता दूं, इनको असमिया भी बहुत अच्छे से आती थी, अंग्रेजी आती थी, हिंदी आती थी, और छत्तीसगढ़ी का इन सब का अच्छा ज्ञान था। और बाबा गुरु घासीदास जी की ये क्या थी, बहू थी, जिनका नाम था मीनाक्षी देवी, और छत्तीसगढ़ की मिनी माता कही जाती हैं। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर। लता ताई को सब जानते हैं, ठीक है। उनके आवाज, उनके सुर के लिए वो बहुत फेमस है, उनका सुरीला आवाज जो था। सेम छत्तीसगढ़ की जो लता मंगेशकर है, ये कहा जाता था किस्मत बाई देवार जी को। अब इनका देहावसान हो चुका है, तो किस्मत बाई देवार जी जो हैं, इनको छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कहा जाता है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कौन है, किस्मत बाई देवार जी। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ की सरगुजा की राजमाता, स्पेसिफाई हो रहा है सरगुजा संभाग, ठीक है। सरगुजा की राजमाता कही जाती हैं राजमोहिनी देवी। राजमोहिनी देवी द्वारा बहुत सारे संगठन अलग अलग बनाए गए। इनके द्वारा राजमोहिनी अभियान चलाया गया 1951 के दौर में। राजमोहिनी अभियान ही स्पेशली है, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की सरगुजा की राजमाता किनको कहा जाता है, राजमोहिनी देवी जी को कहा जाता है। इनके द्वारा अभियान जो चलाया गया उसको राजमोहिनी अभियान कहा जाता है। नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाली संत पद्मश्री राजमाता राजमोहिनी देवी जी जो थी, ये इनको सरगुजा की राजमाता कहा जाता है। 6 जनवरी 1994 को इनकी मृत्यु हो गई। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में बस्तर का गांधी। हम लोगों ने जाना छत्तीसगढ़ का गांधी किनको कहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को।
बस्तर का गांधी कहा जाता है मनकूराम सोढ़ी जी को। मनकूराम सोढ़ी जी कौन थे? तो याद रखिएगा, ये कांग्रेस के सांसद थे। मनकूराम सोढ़ी, जिनका देहावसान 10 जनवरी 2017 को हुआ, मध्य प्रदेश के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। अब जो कि मध्य प्रदेश नहीं, अब छत्तीसगढ़ है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने बस्तर लोकसभा निर्वाचन का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के सदस्य के रूप में क्या किया? 8वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा 3 बार के क्या थे? लोकसभा के सांसद थे, ठीक है। सोढ़ी का 82 वर्ष की आयु में 10 जनवरी 2017 को कोंडा गांव के अपने गांव में निधन हो गया। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर का गांधी कहा जाता है मनकूराम सोढ़ी जी को। ये चीज क्लियर है। ये कांग्रेस के नेता थे, 3 बार से लोकसभा, 8वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा और 10वीं लोकसभा में सांसद थे। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय या छत्तीसगढ़ का मोगली इनको कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय कहा जाता है चेंद्रू मंडावी जी को। चेंद्रू मंडावी जी जो ये थे, ये उनके बचपन का है, ठीक है। इनके ऊपर एक बायोपिक भी बनी है, चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर। और ये वाला जो इमेज आप देख पा रहे हैं, इस इमेज को यूज किया गया है, सेम इमेज का एक स्टैच्यू बनाया गया है। कहाँ पे? रायपुर के आपके जंगल सफारी में, ठीक है। जंगल सफारी जैसे ही जाते हैं, ये स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये था। छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय किसको कहेंगे? तो चेंद्रू मंडावी जी को कहा जाएगा। अब इनका देहावसान हो चुका है, मैं आपको बता दूं, अभी ये जीवित नहीं है। इनकी वृद्धावस्था के बाद एक नॉर्मल सी डेथ हुई है, ठीक है, पूरी आयु जी लिए। और ये जो मूवी आई थी बहुत पुरानी मूवी है, द अनहेड स्टोरी ऑफ द ट्रैवल किड चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर, ये मूवी का नाम है। आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब हम लोग जान लिए टाइगर बॉय, छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर टाइगर किनको कहा जाता है। टाइगर बॉय था, अब बस्तर टाइगर कौन है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर टाइगर कहे जाते हैं शहीद महेंद्र कर्मा जी। इनके द्वारा ही सरवा जुड़ूम अभियान चलाया गया था, अर्थात शांति की ओर लौटो, हिंसा की ओर मत जाओ, ठीक है। तो शहीद महेंद्र कर्मा जो है, उनको बस्तर टाइगर कहा जाता है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के बस्तर टाइगर कौन है? महेंद्र कर्मा जी। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के कुमार साहब किनको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के कुमार साहब कहा जाता है स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव जी को, ठीक है। दिलीप सिंह जुदेव जो जसपुर के राजा भी थे, उनको क्या कहा जाता है? कुमार साहब के नाम से जाना जाता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का जो देहावसान है वो 14 अगस्त 2013 को हो गया था। क्लियर है? अब जानते हैं छत्तीसगढ़ का नीलकंठ किनको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहा जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी को। गजानन माधव मुक्तिबोध को छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहा जाता है। चलिए, ये तो हो गई हमारे व्यक्तित्व की बात। अब एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का आपको नाम सुनने को मिलता है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक के रूप में अपना ख्याति प्राप्त किया। वो थे फादर टीलोर। ये आपको बहुत सारी बुक में भी मिल जाएगा फादर टीलोर के बारे में, लेकिन ये नहीं मिलेगा जो अब मैं बता रहा हूं। फादर टीलोर का जो पूरा नाम था वो था फादर ऑस्कर थियोडोर लोर। फादर ऑस्कर थियोडोर लोर ये थे छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक। अब इनके बारे में थोड़ा फैक्ट मैं आपको बता दूं। 28 मार्च 1824 में जर्मनी में जन्मे ऑस्कर थियोडोर लोर के पिता सर्जन थे। उन्होंने अपने बेटे को मेडिकल की पढ़ाई के लिए पहले जर्मनी के एक कॉलेज में और फिर रूस भेज दिया। रूस में ही ऑस्कर लोर को लगा कि वो परमात्मा की सेवा के लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने बर्लिन की गासनर मिशनरी सोसाइटी ज्वाइन की। वे पहली बार 1850 में रांची आए। 1857 तक उन्होंने यहाँ हिंदी सीखी, लोगों का इलाज किया, उनकी सेवा की। 1958 में वे अमेरिका चले गए। अब यहाँ से फैक्ट आता है ये वाला। 1868 में फिर भारत लौटे। इस बार वे परिवार सहित यहीं बस जाने के लिए आए थे। उन्होंने सूरजपुर के विश्रामपुर में अपनी सेंट्रल इंडिया की मिशनरी का हेडक्वार्टर बनाया और यहीं रहने लगे। उनकी पत्नी और 2 बेटों के साथ यहाँ से ग्रामीणों के इलाज, उन्हें भोजन, शिक्षा, रोजगार मुहैया कराने में जुट गए। तो ये जो आपका है ये वाला डेटा 1868 में आए थे, बोलते हैं फादर टीलोर, फादर ऑस्कर थियोडोर लोर, वही डेटा है। क्लियर है? तो ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक छत्तीसगढ़ में कौन है? फादर ऑस्कर थियोडोर लोर। अब कुछ फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं जो अन्य नाम में है। जैसे बमलेश्वरी देवी का जो प्राचीन काल में नाम था, माता बमलेश्वरी आपको पता होगा, डोंगरगढ़ में रहती हैं बमलेश्वरी देवी। उनका जो प्राचीन नाम था वो था मां महेश्वरी। डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी देवी का नाम क्या था? मां महेश्वरी था। और डोंगरगढ़ का जो पुराना नाम था वो याद रखिएगा कामावती नगरी था। डोंगरगढ़ जो वर्तमान का डोंगरगढ़ कहते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? कामावती नगरी हुआ करता था। अगला फैक्ट है रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या है? मोती बाग है कहाँ? रायपुर में। उसका पुराना नाम जो था वो था विक्टोरिया बाग या फिर विक्टोरिया कंपनी गार्डन। सेम चीज आपको कहाँ मिलता है? बिलासपुर में। बिलासपुर में आपका जो विवेकानंद उद्यान है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था कंपनी गार्डन। आप कई बच्चे ऐसे हैं जो पुराने हैं, उनको भी पता होगा। ये अभी भी विवेकानंद उद्यान से कम और कंपनी गार्डन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम कंपनी गार्डन था, अब इसका नाम क्या हो गया? विवेकानंद उद्यान। जबकि रायपुर के मोती बाग का प्राचीन नाम क्या था?
विक्टोरिया कंपनी गार्डन। क्लियर है? हमारा जो आज का सेशन का फैक्ट है वो है छत्तीसगढ़ भाषा का प्राचीन नाम क्या है, छत्तीसगढ़ भाषा को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा कोसली। छत्तीसगढ़ भाषा का प्राचीन नाम कोसली था। दक्षिण कोसल की भाषा कोसली हुआ करती थी। क्लियर है? ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।